हेलो एवरीवन। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी एंड आई होप टू फाइंड यू इन गुड हेल्थ। सबका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। सो लेट्स मूव ऑन। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं एक वीडियो नया लेकर आऊँगा पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस पे। तो ये वीडियो जो है वो मैं बना रहा हूँ इंडियो पाकिस्तान रिलेशंस पे, जिसमें आई होप कि ऑल द आंसर्स विल बी गिवन कि फॉर ऑल दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी इंडो पाक रिलेशंस के लिए जीडी पॉइंट्स एंड फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए जो है वो आप सबकी इसमें हेल्प होगी एंड फॉर जनरल डिस्कशन एज वेल या जनरल इंफॉर्मेशन के लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत कर रहे हैं हम पाकिस्तान से। पाकिस्तान, द वर्ड पाकिस्तान, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, बर्थ ऑफ अ सेपरेट नेशंस आइडिया, ये आया कहाँ से, कैसे इसकी शुरुआत हुई? लेट्स बिगिन। सबसे पहले इन 1933 चौधरी रहमत अली नाम से एक राइटर थे, एक पर्सन थे। इन्होंने जो है वो एक पैम्फलेट या फिर कुछ पर्चे जो है वो छपवा कर लंदन के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो है वो बंटवाए, और उन्होंने पहली बार वहाँ पर इस शब्द का, पाकिस्तान शब्द का जो है वो इस्तेमाल किया था, जिसको पाकिस्तान डिक्लेरेशन 1933 कहा जाता है। एंड यहाँ से इस शब्द ने जो है या इस चीज़ ने, इस अल्फाज ने, पाकिस्तान ने जो है वो लोगों की अंदर अपनी बात जो है या लोगों के अंदर पकड़ बनाई। इससे पहले पाकिस्तान नाम से कोई चीज़ नहीं थी, बट एक तरीके से एक विचार था मुसलमानों के अंदर, एक तरीके का आइडियोलॉजी थी, एक आइडिया था कि एक सेपरेट नेशन होना चाहिए जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम्स के हिसाब से ही जो है वो सभी तरीके की चीज़ें हों, लॉज हों एंड जो हैं वो सभी तरीके के रीति रिवाज हों, कानून हों। ये सारी चीज़ें देखते हुए जो है वो एक सेपरेट नेशन की डिमांड जो थी, उसको इसने पाकिस्तान शब्द के आने से जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूती मिल गई। Now, coming next step or major step which can be said is Lahore Resolution of 1940. 1940 लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ध्यान रखिएगा, एंड मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन, एक जो है वो अध्यादेश जारी किया, और उसने जो है वो आखिरकार एक सेपरेट नेशन, अलग देश की मांग को जो है वो स्वीकार लिया पूरी तरीके से। और 1940 के बाद 1940 ऑनवर्ड्स मुस्लिम लीग टोटली डिमांडेड अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना कि हमें दो राष्ट्र चाहिए, दो देश चाहिए। टू नेशन थ्योरी वॉज देयर मेन डिमांड एंड दे आस्क्ड कि इससे नीचे या इससे कम हम कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। एंड इसकी वजह से बहुत सारी जगह पर इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर अंग्रेज़ों के साथ टॉक्स के अंदर या कोई भी बैठकें वगैरह जो हुई हैं, चाहे वो अगस्त ऑफर हो, चाहे वो जो है क्रिप्स मिशन प्लान हो, इन सभी के अंदर जो है मुस्लिम लीग के इस रवैये की वजह से या इस मांग की वजह से जो है वो विफलता देखने को मिली थी। कैरिंग ऑन या आगे बात करते हैं तो रोड टू पार्टीशन आएगा। यानी कि हम बात कर रहे हैं किस तरीके से आगे मुस्लिम लीग की इस डिमांड और इस रवैये के चलते हुए किस तरीके से भारत के अंदर आगे बंटवारे हुआ, और हम आज वर्तमान में जो पाकिस्तान है उसको किस तरह या वहाँ तक कैसे पहुँचे। सो first thing that can be pointed out here in road to partition is cabinet mission plan, which came to India after the ending of the world war 1945 में, विश्व युद्ध के खात्मा हो जाने के बाद में, वर्ल्ड आफ्टर द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर एज प्रोमिस, जैसा कि ब्रिटिशर्स ने वादा किया था, कुछ तो उनको भारत की आज़ादी के लिए या फिर आगे पॉइंट्स के लिए करना ही था। दूसरी ओर अगर आप ये ध्यान दें कि ब्रिटेन ने जो है या इन ब्रिटेन्स पावर जो थी वो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे या बहुत ज़्यादा उससे पहले के मुकाबले में अब कम हो चुकी थी। ब्रिटेन के बहुत सारे शहर तबाह हो चुके थे। देयर वाज अ मैसिव मैसिव डिस्ट्रक्शन इन ब्रिटेन, फ्रांस एंड अदर कॉलोनियल पावर्स, जिसकी वजह से वो इंडिया के अंदर जो स्थिति बिगड़ रही थी, जो कंडीशन बिगड़ रही थी, उसको संभालने में असमर्थ थे। they were not capable enough, so that is why they decided to let go of India, and for this they sent the cabinet mission plan in 1946। cabinet mission plan जो है इसमें तीन कैबिनेट मिनिस्टर्स आए थे, इसीलिए दिस इज़ नोन एज द कैबिनेट मिशन प्लान। तीन जो है वो मंत्री ब्रिटेन की कैबिनेट से आए थे, एंड इनके नाम है एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस एंड स्टेफोर्ड क्रिप्स। इन तीनों ने जो है भारत में अलग संविधान
की मांग को मान लिया था, एंड फॉर दिस प्रपोजल ओनली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड, जिसका लोगो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली या संविधान सभा का गठन जो है वो इससे हुआ है। इसके बाद में मोहम्मद अली जिन्ना नहीं चाहते थे कि वो भारत की संविधान सभा में शामिल हो, और वो अपनी मांग पर टिके हुए थे कि उन्हें एक अलग देश चाहिए। तो उन्होंने 16 अगस्त 1946 यानी कि 16 अगस्त 1946 को जो है वो एक डायरेक्ट एक्शन डे, एक डायरेक्ट कॉल के पे लोगों को बुलाया। उन्होंने कहा कि आप जो है वो अपने हाथों में कानून ले लें, आप जो है वो सड़कों पे उतर आएं, कुछ भी कर सकते हैं वो करिए, बट अपनी मांग को लोगों के या सरकार के सामने रखिए। किसी भी प्रकार से कानून को अपने हाथ में रहने से भी उन्होंने जो है वो परहेज़ नहीं रखा, और जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर दंगे फैल गए, बहुत सारे लोगों की इसमें मौत हुई, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जाना जाता है। 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946। इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी कि संविधान सभा का गठन हुआ, पर पूरे देश में जिस तरीके की स्थिति थी, मुस्लिम लीग किसी भी तरीके से संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हिस्सा नहीं लेना चाहती थी। वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, एंड दे डिड नॉट वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एंड दस एट द रिक्वेस्ट ऑफ लॉर्ड वेवेल, उन्होंने बहुत लॉर्ड वेवेल जो उस टाइम पे हमारे वाइसरॉय थे, उन्होंने जो है वो मुस्लिम लीग को समझाया, उनसे बहुत सारी बात करके किसी भी तरीके से उनको कन्विंस किया कि आप जो है वो संविधान सभा का हिस्सा बनिए। बट संविधान सभा की जब मीटिंग होना चालू हुई, या इंटरिम कैबिनेट जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहली बार बनी, तो अंतरिम मंत्रिमंडल जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का बना, तो उसके अंदर जो है वो लियाकत अली खान को जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। लियाकत अली खान जो है मोहम्मद अली जिन्ना के सेकंड इन कमांड थे, या फिर उनके बाद में दूसरे सबसे शक्तिशाली नेता थे मुस्लिम लीग के, और इन्होंने जो है वो किसी भी तरीके से भारत के अंदर जो कैबिनेट का काम था उसे होने नहीं दिया, क्योंकि ये वित्त मंत्री थे, तो ये बिल पास नहीं करते थे, बजट पास नहीं करते थे, पैसा नहीं देते थे, तो ये किसी भी तरीके से किसी को काम नहीं करने देते थे। इसी श्रेणी में या इसी क्रम में 1947 लगता है, 1947 आते ही फरवरी 1947 में क्लेमेंट एटली, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, वो डिक्लेयर करते हैं कि भारत को जो है वो ब्रिटेन आज़ाद कर देगा जून 1948 से पहले। जब ये घोषणा हो जाती है तो मुस्लिम लीग को एकदम से लगता है कि अगर अभी हमें आज़ादी नहीं मिली या हमें अलग देश नहीं मिला तो शायद कभी भी नहीं मिलेगा। इस स्थिति को देखते हुए पूरे देश में फिर दंगे फैल जाते हैं, एंड ये सारी स्थिति को संभालने के लिए और भारत की आज़ादी को पक्का करने के लिए कि भारत की आज़ादी कैसे होगी, कैसे पावर शिफ्ट होगी, पावर ट्रांसफ़र कैसे होगी, ये सभी चीज़ों को देखने के लिए जो ब्रिटेन की संसद है, वहाँ पे क्लेमेंट एटली लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजते हैं नया वाइसरॉय बनाकर। लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत आते हैं तो स्थिति खराब होती हुई देखकर वो ज़्यादा देर नहीं लगाते हुए भारत के विभाजन की मांग को मंजूर कर लेते हैं, और 3 जून प्लान यानी कि 3 जून 1947 को जो है वो भारत का विभाजन मंजूर हुआ था, जिसको 3 जून प्लान कहा जाता है। माउंटबेटन की इस 3 जून प्लान के अंडर में एक ब्रिटेन के लॉयर हैं जिनका नाम है सिरिल रेडक्लिफ, इनको बुलाया जाता है और इनको कहा जाता है, रेडक्लिफ आयोग को कहा जाता है कि आप भारत जो है वो और पाकिस्तान जो होगा उन दोनों के बीच की सीमा यानी कि बाउंड्री जो है वो डिसाइड करिए, और रेड क्लिफ कमीशन इसी को कहा जाता है। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा आज भी रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। रेड क्लिफ आयोग के जो प्रस्ताव थे उसके बाद में जो लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून को प्रस्ताव पारित किए थे, उसके बेस पे ब्रिटेन की संसद में 1947 का भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया जाता है, जिसके बाद में भारत आज़ाद हो जाता है। एंड हमें लगा था कि भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधर जाएंगे, जो पाकिस्तान और भारत होगा इन दोनों देशों के बीच में अच्छी दोस्ती होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। भारत पाकिस्तान के आज़ाद होते ही एक नई समस्या शुरू हो गई, जो कि थी भारत को एक बनाए रखना, यानी कि द यूनिटी ऑफ इंडिया वाज अनदर मेजर चैलेंज। इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में होम मिनिस्टर
सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदार माना जाता है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। एज यू कैन सी इन दिस मैप, जो इंडिया और जो पाकिस्तान में डिवीज़न हुआ था, इसमें कुछ चैलेंजेस जिनको हम गौर से देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ रीजन्स ऐसे थे जो कि पाकिस्तान में गए और कुछ रीजन ऐसे थे जो भारत में गए। बट जो रीजन आज़ाद रहना चाहते थे उनके पास भी ऑप्शन था। जैसा हमने बात की थी 1947 का, जब रेजोल्यूशन पास किया ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने, तो उन्होंने ब्रिटेन के साथ जिन राज्यों की, जिन देशी रियासतों की या प्रिंसली स्टेट्स की ट्रीटीज़ थी, संधि थी, उनको कहा कि यार आप जो हैं वो या तो अपना अलग देश बना सकते हो या भारत या पाकिस्तान से जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। सरदार पटेल ने ज़्यादातर स्टेट्स को भारत से जुड़ने के लिए मना लिया था, पर 3 स्टेट्स ऐसे थे जिनको हम केस बाय केस देखेंगे, जिन्होंने जो फैसले लिए उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आगे इवेंट्स, टर्न ऑफ इवेंट्स हुए या कुछ घटनाएं हुई जिनको हम आगे देखेंगे। बट मेजर जो प्रॉब्लम शुरू हुई वो शुरू हुई पंजाब रीजन में। जैसा कि इस मैप में देख सकते हो, पंजाब आधा आधा बट गया, आधा इंडिया में रह गया, आधा पाकिस्तान गया। उसी तरीके से बंगाल, जो कि एक लार्ज प्रोविंस हुआ करता था, बड़ा प्रदेश हुआ करता था, इसके भी 2 टुकड़े हो गए। और इनके अंदर सबसे ज़्यादा लोगों ने जो है वो रीजन चेंज किए, या फिर यहाँ एक प्रदेश से उठ के, एक रीजन से उठ के दूसरी तरफ गए, और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा लोगों के साथ में दुर्व्यवहार सभी तरीके से या जातियाँ, इन तरीके की चीज़ें हुई। और सबसे ज़्यादा इन प्रदेशों के, पंजाब और बंगाल के लोगों ने ही इस समस्या को झेला। खैर, सबसे पहले प्रिंसली स्टेट्स में बात करेंगे तो जूनागढ़, जो कि गुजरात के साउथ की तरफ था, दमन दीव के ऊपर में देख सकते हैं आप जूनागढ़। इसको इंडिया ने जो है वो अपने में शामिल किया। जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान में जुड़ना चाहते थे, वहीं यहाँ पे मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन होने की वजह से, यहाँ पे जनसंख्या मुख्य तौर से हिंदू होने की वजह से, भारत सरकार ने यहाँ पे जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम करवाया, जहाँ पर लोगों से वोट करके पूछा गया कि आप किस देश में शामिल होना चाहते हैं। तो जूनागढ़ के लोगों ने भारत में शामिल होने का फैसला किया, इसलिए भारत ने जूनागढ़ को 1948 में अपने साथ मिला लिया। उसके बाद हैदराबाद, जो कि भारत के बीचों बीच था और बहुत ही बड़ा राज्य था, इसके निज़ाम भी चाहते थे कि वो पाकिस्तान में शामिल हों, पर यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो हिंदू थे और वो नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान में शामिल हों। इसकी वजह से भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो को अंजाम दिया 1948 में, जो कि एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था, जिसके माध्यम से या विद इट्स मीडियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनेक्स्ड हैदराबाद इन इट्स टेरिटरी। थर्ड एंड द इम्पॉर्टेंट रीजन वॉज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के एक डोगरा राजा हरी सिंह हुआ करते थे। इन्होंने अपने राज्य को आज़ाद रखने का फैसला किया। ही वॉन्टेड टू क्रिएट जम्मू एंड कश्मीर एज द स्विट्ज़रलैंड ऑफ ईस्ट। उन्हें लगा था कि वो जो है वो एक आज़ाद राज्य बनाएंगे, स्विट्ज़रलैंड की तरह बिल्कुल पूर्व में, जैसे स्विट्ज़रलैंड पश्चिम की ओर है यानी कि यूरोप में है, उसी तरीके से इंडिया में एक स्विट्ज़रलैंड बनाएंगे और एक आज़ाद देश रखेंगे। पर ऐसा हो नहीं पाया। इस इवेंट्स की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस जो आज हैं वो रहे। तो जम्मू कश्मीर को आज़ाद पाकिस्तान नहीं चाहता था कि किसी तरीके से रहे, एंड इसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी डायरेक्शन में से, इस्लामाबाद वाली तरफ में से जो है वो कुछ लोगों को भेजना चालू किया, जो कि श्रीनगर में हमला करने लगे। और उनके अगेंस्ट में इंडियन फोर्सेस से हरी सिंह ने मदद मांगी। जब ये लोग जो है वो श्रीनगर के बहुत ज़्यादा पास पहुंच गए, तो इंडियन फोर्सेस से जो है वो हरी सिंह ने मदद मांगी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप जो हैं वो एक सेपरेट कंट्री हैं और इंडिया जो है वो दूसरे कंट्री के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर आप इंडिया से जुड़ने का फ़ैसला करते हो तो वो एक अलग सिचुएशन होगी। उस वाली कंडीशन में सेल्फ प्रोटेक्शन में इंडिया जो है वो आपकी हेल्प कर सकता है।
एंड इसकी वजह से इंडिया और महाराजा हरी सिंह के बीच में जो है वो एक एग्रीमेंट साइन हुआ, एंड दिस इज़ नोन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन, IUA कहा जाता है। इसके अंतर्गत भारत ने जो है वो जम्मू कश्मीर को अपने साथ में मिलाया। इस तरीके से यहाँ पे भारतीय सेनाएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर पहुँची और उन्होंने जो है वो पाकिस्तानी सेनाओं को जो है वो खदेड़ने का काम किया। एंड यहाँ पर जो लड़ाई हुई, दिस इज़ इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947, भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 का पहला युद्ध था। इसके अलावा पाकिस्तान के POK वाले रीजन के अलावा, जिसको हम पाक अधिकृत कश्मीर या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, एक और क्षेत्र है जिसका नाम है गिलगिट बाल्टिस्तान। 1947 में ही गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन के अंदर जो ब्रिटिश अधिकारी मौजूद थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स मौजूद थे, उसमें से एक मेजर विलियम ब्राउन हुआ करते थे, जो कि महाराजा के कमांडर हुआ करते थे, इस रीजन में, इस क्षेत्र के कमांडर हुआ करते थे। इन्होंने यहाँ के लोगों से मिलकर और पाकिस्तान के साथ मिली भगत करके इस पूरे रीजन में तख्ता पलट कर दिया और यहाँ के जो गवर्नर हुआ करते थे उनको हटा दिया। और दूसरी ओर कायूम खान को जो है वो पाकिस्तान के अंदर टेलीग्राफ भेजा कि आप जो है वो इस क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लीजिए। एंड पाकिस्तानी एजेंट मोहम्मद आलम खान जो हैं वो 16 नवंबर 1947 को इस क्षेत्र को पाकिस्तान में मिला लेते हैं और गिलगिट बाल्टिस्तान और POK, ये पूरा रीजन जो है वो आज प्रेजेंट सिचुएशन, जिसको हम POK कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, उसका पार्ट बनता है। गिलगिट बाल्टिस्तान, एज यू कैन सी इन दिस मैप, जैसा आप इस मैप में देख सकते हैं, गिलगिट एंड बाल्टिस्तान ये दो रीजन हैं। दूसरा नीचे है POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि कश्मीर वैली का हिस्सा है, कश्मीर घाटी का हिस्सा है, और इसमें मीरपुर मुजफ्फराबाद जो है वो रीजन आते हैं। कश्मीर इशू के बारे में कुछ एक पॉइंट्स जो आपको ध्यान होने चाहिए वो है, महाराजा हरी सिंह जम्मू एंड कश्मीर, इन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को इंडिया के साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन किया था। जब पाकिस्तान फोर्सेस ने इंडिया के अंदर एंटर शुरू किया तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी गई महाराजा हरी सिंह की तरफ से, एंड इसके बाद में UN रेजोल्यूशन हुआ इस पर। तो UN गए इंडिया और पाकिस्तान इस मैटर को लेके, एंड वहाँ पर UN रेजोल्यूशन 39 और UN रेजोल्यूशन 47 जो हैं वो इस मैटर को लेकर पास हुए थे। हालांकि ये किसी भी तरीके से जो हैं वो सफल नहीं रहे हैं, दे वर नॉट सक्सेसफुल। बट इन्होंने जो लाइन डिसाइड की इंडिया और पाकिस्तान के बीच के अंदर, उस लाइन को ही हम आज LOC कहते हैं, और इस लाइन के दोनों तरफ जो फोर्सेस थी उनको वहीं के वहीं रहने के लिए कहा गया। बट जो रेजोल्यूशन 39 है UN का, उसके अंदर आप कोट कर सकते हैं कि 39 रेजोल्यूशन ऑफ UN के अंदर ये कहा गया था कि पाकिस्तान फोर्सेस जो हैं वो पहले इस क्षेत्र में से, इस एरिया में से हटेंगी, तब जाकर जो है उस एरिया के अंदर से इंडिया अपनी फोर्सेस को हटाएगा। बट इतनी फोर्सेस रख सकते हैं हम कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसी भी तरीके की बनी रहे, और तब जाकर इंडिया और पाकिस्तान के दोनों तरफ से या फिर किसी तरीके से UN मेडिएशन से या UN की मध्यस्थता से जो है वो यहाँ पर एक रेफरेंडम या एक जनमत संग्रह कराया जाएगा, जिससे लोगों से पूछा जाएगा कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या वो भारत में जुड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या आज़ाद रहना चाहते हैं। बट पाकिस्तान ने अपनी सेनाओं को पीछे हटाने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ये बात आगे नहीं बढ़ पाई। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ कश्मीर, जैसा मैं कह रहा था, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कश्मीर की इम्पोर्टेंस बनाती हैं पाकिस्तान के लिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान में जाने वाली नदियाँ। इसमें से इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु की नदियों का पानी जो है वो जम्मू कश्मीर से होकर ही पाकिस्तान में जाता है। पाकिस्तान का मेजर वाटर सप्लाई जो है वो इस नदी की वजह से, और इसका मेजर सोर्स गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर जो ग्लेशियर हैं, हिमनद हैं, जो आइस पीक्स हैं, जो सोर्सेज ऑफ तिब्बत से आने वाली जो नदियां हैं, जैसे सिंधु नदी, इंडस रिवर है, उसका सोर्स भी जो है वो जम्मू कश्मीर से होकर ही पाकिस्तान जाता है। एंड इसकी वजह से ये रीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए।
सेकंड इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक्स इस रीजन के अंदर हैं, एंड ये इस रीजन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोकेशन बनाती है। बहुत सारी वजहों से इसमें बायोडाइवर्सिटी रीजन भी हैं इसके अंदर। स्ट्रेटेजिकली चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, इन सब कंट्रीज़ के बीच में होना भी इम्पॉर्टेंट है। टूरिज़्म पोटेंशियल है इस रीजन के अंदर, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग इन पीक्स पे चढ़ाई करने के लिए, गिलगित बाल्टिस्तान घूमने के लिए, जैसे लेह लद्दाख है उसी तरीके से जो है वो गिलगित बाल्टिस्तान है, तो उस तरीके से यहाँ पर घूमने भी आते हैं और इसको एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जा सकता है। एनर्जी नीड्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इस इलाके में से बहुत सारा पानी है, बहुत सारी नदियाँ निकलती है, पहाड़ी इलाका है, तो इस रीजन के अंदर जो है वो आप बहुत सारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये रीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान के अलावा चाइना की बॉर्डर यहाँ से लगती है, एंड इस वजह से अगर ये लोकेशन किसी भी तरीके से इंडिया के पास नहीं हो तो पाकिस्तान और चाइना इन दोनों के बीच में एक तरीके की बाउंड्री शेयर होती है, और इसकी वजह से ये वाला रीजन पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे को हेल्प करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इंडिया के ख़िलाफ़ यूज़ कर सकते हैं, और इसकी वजह से ये रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC भी इसी रीजन से पास होता है। एंड लास्ट रिमेनिंग इशू जिसको हम देखते हैं वो है सर क्रीक। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सर क्रीक एक ऐसा रीजन है जो कि गुजरात के अंदर आता है और रन ऑफ कच्छ का हिस्सा है। यहाँ पर वेस्ट के अंदर आप देखोगे तो इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है सर क्रीक। सर क्रीक के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेड कलर की लाइन है। इस रेड कलर की लाइन को स्टार्टिंग के अंदर सर रेडक्लिफ ने जो है वो मार्क किया था, यानी कि शुरुआत में ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा होनी थी। पर जैसा आप देख सकते हो इसके नीचे एक नाला होना चाहिए या फिर एक रास्ता होना चाहिए, एक नदी होनी चाहिए, जो कि अब नहीं है। क्रीक यानी कि एक ऐसा दर्रा, एक ऐसी जो है वो नाली पानी की होती है जो कि अपना रास्ता समय समय पर बदलती है, क्योंकि एक दलदली क्षेत्र है, बिकॉज दिस इज़ अ स्वैम्प एरिया। तो इसकी वजह से जो है वो यहाँ से बहुत सारा पानी जो है वो अपना एरिया चेंज करता है, एंड दैट इज़ वाई ये रीजन अपना एक्चुअली लोकेशन को चेंज कर चुका है, एंड इसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के अंदर इस रीजन को लेकर डिस्प्यूट है। अब बात करते हैं भारत पाकिस्तान संबंध थोड़े सुधरने लगे। लियाकत नेहरू पैक्ट जो है 1950 में हुआ था। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट, क्योंकि दोनों ही देशों के अंदर 1950 तक हालात नहीं सुधरे थे। जो भारत के अंदर माइनॉरिटीज़ थी और जो पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ थी, उन दोनों को ही आश्वासन देने के लिए, उनको एक तरीके से जो है वो गारंटी देने के लिए कि देश जो है वो आपकी सुरक्षा करेगा, आपके लिए जो है वो संसाधन जो है वो जुटाएगा और आपकी हेल्प करेगा। तो शुरुआत में पाकिस्तान जो है वो एक सेक्युलर कंट्री था, जैसा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने सोचा भी था। बट पाकिस्तान के इतिहास के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान आज एक सेक्युलर कंट्री नहीं है, बट इंडिया है। तो लियाकत नेहरू पैक्ट जो है वो दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संधि हुई थी, समझौता हुआ था, जो कि ये कहता है कि दोनों देशों के जो शरणार्थी हैं, रेफ्यूजीज़ हैं, उनको जो है वो अपनी संपत्ति वगैरह को, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह को जो है वो संभालने के लिए, आने जाने के लिए, और उनके जो है वो अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, उनके जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए, फोर्सफुल कन्वर्जन्स को रोकने के लिए जो है वो गवर्नमेंट स्टेप्स उठाएगी। एंड द ट्रीटी वॉज साइंड इन न्यू दिल्ली बिटवीन पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड लियाकत अली खान, जो कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे। एंड इसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस काफ़ी सही रहे। नेक्स्ट, अनदर गुड एग्जांपल ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस इज़ इंडस वाटर ट्रीटी 1960। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान के लिए इंडस
रिवर सिंधु नदी का पानी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सीधी सी बात है, भारत के लिए भी है, क्योंकि भारत के पंजाब के एरिया में से और जम्मू कश्मीर के एरिया के अंदर से ये नदियाँ निकलती हैं। तो इसके पानी को लेकर दोनों ही देशों के बीच में बहुत सारा इश्यूज़ थे। एंड इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, इस मुद्दे को सुलझाने के लिए वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में, वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक की मीडिएशन से जो है वो एक एग्रीमेंट हुआ था कराची में अयूब खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में 1960 में। दिस इज़ नोन एज इंडस वाटर ट्रीटी। इसके अनुसार या इसके अकॉर्डिंग ईस्टर्न रिवर्स ब्यास, रवि, सतलज और वेस्टर्न रिवर्स इंडस, चेनाब एंड झेलम पाकिस्तान को और ईस्टर्न रिवर इंडिया को मिल गई थी। और इसके अकॉर्डिंग जो है देख सकते हैं, चाइना से ओरिजिनेट होने वाली इंडस रिवर जो कि पाकिस्तान जाती है, और इसकी मेजर 5 ट्रिब्यूटरीज जो कि हैं झेलम, चेनाब। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलने पर पहली 3 नदियाँ इंडस, झेलम एंड चेनाब, जिनको हम जो है वो ईस्टर्न रिवर्स कहते हैं, ये जो है वो वेस्टर्न रिवर्स कहते हैं, ये पाकिस्तान को दी गई हैं, या फिर पाकिस्तान इनका पानी यूटिलाइज कर सकता है मैक्सिमम। एंड इंडिया हैज़ द राइट टू यूटिलाइज 20% ऑफ द वाटर, एंड इंडिया जो पाकिस्तान है वो 80% यूज़ कर सकता है। इंडिया को 80% पानी छोड़ना होगा पाकिस्तान के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो 3 साउथ की नदियां हैं, या फिर 3 सदर्न मोस्ट रिवर्स हैं, जिसमें ब्यास, सतलज और रावी आती हैं, ये 3 नदियां जो हैं वो इंडिया के हिस्से में आती हैं, और इंडिया इनका 80% पानी यूज़ कर सकता है, 20% छोड़ना होगा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस बीइंग गुड। यहाँ पर जो है वो इस समझौते के अंतर्गत जो है वो भारत और पाकिस्तान के संबंध काफ़ी सुधरते हुए दिख रहे थे। हालांकि इंडस वाटर ट्रीटी अभी तक एक्टिव है, बट रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप लिए थे जिस पे पाकिस्तान ने जो है वो आपत्ति जताई थी, पाकिस्तान ऑब्जेक्टेड। जैसा कि जो है वो इंडस रिवर और उसकी जम्मू कश्मीर के अंदर झेलम वगैरह पर कुछ डैम्स वगैरह बनाने की वजह से पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया था। हालांकि इंडिया का पॉइंट ये है कि इस रिवर का ओरिजिनल जो यूसेज है, जो एक्चुअल यूसेज इंडिया के लिए अलॉटेड है, वो इंडिया पूरा यूज़ नहीं कर रहा है, जो कि इंडिया को यूज़ करना चाहिए। एंड इसकी वजह से इंडिया ने जो है वो इसके लिए कहा कि हमें इस पानी को यूज़ करने का अधिकार है और हम करेंगे। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज अ मेजर इशू इन रीसेंट न्यूज़। तो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज थोड़ी सी आपको ध्यान होनी चाहिए। एंड पाकिस्तान के साथ में जो इशू है वो भी इस इंडस रिवर को लेकर है। हालांकि कितने भी वॉर या सिचुएशंस बिगड़ने के बावजूद ये ट्रीटी अभी तक एक्टिव है, एंड विच इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस बीइंग गुड। बट पाकिस्तान को कुछ और ही चाहिए था, एंड पाकिस्तान को लगता था कि जम्मू कश्मीर को कैप्चर करने के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी उसके हाथ लगी। 1965 में इंडिया पर पाकिस्तान ने जो है वो एक अटैक किया, एंड जिसको कहा जाता है इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिट्री पर्सनल को, ट्रेंड मिलिट्री लोगों को, इन्फिल्ट्रेटर्स को, आतंकवादियों को जो है वो भेजा गया, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो भारत के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत करने के लिए उनको उकसाया गया, और उनसे कहा गया कि लोगों को जाकर भड़काइए। इस तरीके का इवेंट जो है वो शुरू किया गया, और इसको ऑपरेशन जिब्राल्टर कहा जाता है। पाकिस्तान को लगा था, या जनरल अयूब खान को लगा था, जो कि उस टाइम पे तख्ता पलट कर चुके थे पाकिस्तान में, उनको लगा था कि इंडिया वुड नॉट बी एबल टू डिफेंड इटसेल्फ, क्योंकि इंडिया 1962 के अंदर चाइना से वॉर हार चुका था, और इन्हें लगा था कि इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका है जम्मू कश्मीर को जो है वो हथियाने का। एंड इस वॉर के अंदर पाकिस्तान को बहुत जो है वो हार देखनी पड़ी थी। 1965 वॉर इज़ द सेकेंड वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाक के बीच में दूसरा युद्ध है। एंड इस वॉर के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान का काफ़ी सारा सिग्निफिकेंट एरिया जो है वो कैप्चर कर लिया था। आर्म फोर्सेस में ये भी कहा जाता है कि लाहौर तक पहुंच गए थे, बट ड्यू टू यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल प्रेशर इस वॉर को जो है वो सीज़ फायर करना पड़ा। और यहाँ पर जो नेक्स्ट इवेंट आया है, दैट इज़ नोन एज ताशकंद डिक्लेरेशन।
1966 10 जनवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद, जो कि उज़्बेकिस्तान की राजधानी है, आज प्रेजेंट डे उज़्बेकिस्तान की राजधानी है, इट वाज प्रीवियसली पार्ट ऑफ यूएसएसआर। और 4 to 10 जन 1966 को यहाँ पे मीटिंग्स हुई, जिनके दौरान 10 जनवरी को जो है वो लाल बहादुर शास्त्री, जो कि हमारे प्रधानमंत्री थे, और आयूब खान, जनरल आयूब खान, जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंदर भारत ने पाकिस्तान के जो युद्ध बंदी यानी कि प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उनको पाकिस्तान को वापस सौंप दिया, और जो कैप्चर एरिया पाकिस्तान का इंडिया ने कर लिया था, उस एरिया को भी वापस दे दिया। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री कभी भी वापस आकर ये नहीं बता पाए कि यहाँ क्या हुआ था और किस बेसिस पे, किन शर्तों पे ये वाली सारी चीज़ें हुई। 1966 में ही 11 जनवरी यानी कि एग्रीमेंट साइन करने के अगले दिन लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में ही मृत्यु हो गई। ओनली प्राइम मिनिस्टर टू हैव डाइड आउटसाइड ऑफ इंडिया, इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री है जिनकी पद पर रहते हुए भारत से बाहर मृत्यु हुई है। पर ताशकंद अग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान रिलेशंस में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम केम इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस इन द फॉर्म ऑफ 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। 1971 के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो कंडीशन चल रही थी, जिसको सिविल वॉर जैसी कंडीशन माना जा सकता है। पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान था, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान ने इलेक्शन के अंदर इलेक्शन के अंदर एक डिसाइसिव विक्ट्री, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी के साथ में इलेक्शन जीतते हुए जो है सरकार बनाने का दावा पेश किया था। बट जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, कोई भी ईस्ट पाकिस्तानी जो है वो आकर पाकिस्तान पर राज करे या वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बने। तो उन्होंने मुजीबुर रहमान को जेल में डलवा दिया और वहाँ पर मिलिट्री रूल लगवा दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो है वो एट्रोसिटीज़, बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन झेले, जिसकी वजह से पाकिस्तान यानी कि ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो हैं वो दुखी हो गए थे और वो जो है वो भाग भाग कर भारत में आने लगे। यानी कि पाकिस्तान की एक इंटरनल प्रॉब्लम भारत की प्रॉब्लम बन चुकी थी, एंड यहाँ पे आने वाले लोगों को शरण देना भारत सरकार के लिए एक भारी पड़ता जा रहा था। इन सब कंडीशन को देखते हुए 1971 में इंदिरा गांधी, जो कि उस टाइम हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, इन्होंने फैसला किया कि हम जो है वो बांग्लादेश के अंदर फोर्सेस को भेजेंगे, एंड जनरल सैम मानेकशॉ वाज दी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इस दौरान जो एक्शन हुआ, इसी को 1971 वॉर कहा जाता है। जब भारतीय सेनाएं, इंडियन फोर्सेस 1971 में बांग्लादेश में एंटर हुई, तो वेस्ट वाली फ्रंट पे से, यानी कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान राजस्थान बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर पे जो पाकिस्तान था, उसने दूसरी तरफ से हमला बोल दिया एंड अटैक शुरू हुआ, जिसके बाद में 1971 के अंदर इंडियन फोर्सेस ने फिर पाकिस्तान को हराया, एंड 1971 में बांग्लादेश की तरफ यानी कि ईस्टर्न पाकिस्तान की जो फोर्सेस थी, उन्होंने इंडियन फोर्सेस के सामने सरेंडर किया। ये जो फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हो, इट इज़ द मोस्ट लेजेंडरी फ़ोटोज़, वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी फ़ोटोज़ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, जहाँ पर 90,000 सैनिकों ने एक साथ आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर किया था इंडियन आर्म फोर्सेस के सामने। शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश वापस लौटकर बांग्लादेश को एक अलग देश बनाने का फैसला कर लिया, और इसी के साथ में पाकिस्तान के दो हिस्से हो चुके थे, एक अलग बांग्लादेश बन चुका था। बट इसके लिए भी पाकिस्तान जो है वो इंडिया को ब्लेम करता है, एंड दैट इज़ अनदर पॉइंट ऑफ वर्स रिलेशंस और अनदर पॉइंट ऑफ कंटेंशन, अनदर पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके आफ्टर मैथ या इसके बाद में शिमला एग्रीमेंट या शिमला समझौता हुआ। ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, इनके बीच में हुआ था। एंड
इसमें इंडिया और पाकिस्तान ने कुछ बेसिक बातों पे एग्रीमेंट साइन किया था, एंड शिमला एग्रीमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। शिमला एग्रीमेंट, शिमला समझौते के अंतर्गत ये कहा गया कि दोनों कंट्रीज़ अपने सभी तरीके के मामले, सभी तरीके के इश्यूज, सभी तरीके के जो भी मसले हैं, वो सब जो है वो पीसफुली, शांतिपूर्ण ढंग से और बायलैटरल नेगोशिएशन से सुलझाएंगे, यानी कि दो पक्षीय वार्ता से सुलझाएंगे, इसमें तीसरा कोई पक्ष शामिल नहीं होगा। जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था तो इसकी वजह से ही यूएन रेजोल्यूशन का अस्तित्व या यूएन रेजोल्यूशन का महत्व ख़त्म हो जाता है। इंडिया का हमेशा यही स्टैंस रहा है, इंडिया का हमेशा यही कहना है कि जब पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट पे साइन किया था तो वो दूसरी पार्टीज़ को नहीं बोल सकता कि आप जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करिए, आप जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन करिए। तो इस वजह से जो है वो ये एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट माना गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरी चीज़ जो इसमें कही गई है वो है द एग्रीमेंट कन्वर्टेड जो सीज़ फायर लाइन जो 1971 के अंदर बनाई गई थी या फिर 1949 के अंदर बनाई गई थी, जो कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा बनाई गई थी, वो 1971 में लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी में तब्दील कर दी गई, एलओसी बना दी गई। एंड शिमला एग्रीमेंट के इसी पॉइंट के अंदर से किसी भी तरीके से इस लाइन को चेंज नहीं करने की दोनों कंट्रीज़ ने साइन किया और किसी भी तरीके से अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेंगे कि इस लाइन को बदलेंगे। जो आज प्रेजेंट एलओसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, सॉरी लाइन ऑफ कंट्रोल है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसको किसी भी तरीके से चेंज नहीं करने के लिए यहाँ पे एग्रीमेंट इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में हुआ था। शिमला एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों पॉइंट्स को आप कोट कर सकते हो, फॉर एवरी एग्जामिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, इंडो पाकिस्तान रिलेशंस के लिए भी कहीं भी आप बात कर रहे हैं तो शिमला एग्रीमेंट को स्किप नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है जो दोनों देशों के बीच हुआ था, एंड इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी रिलेशंस हैं वो इस पर टिके हुए हैं। 1980s में एक नई प्रॉब्लम इंडियन आर्म फोर्सेस के सामने आई। शिमला एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो एलओसी लाइन डिसाइड की गई थी, वो एलओसी लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से डिसाइड की गई थी कि पॉइंट NJ9842 जो कि इस मैप में आप देख सकते हैं, उससे नॉर्थ की तरफ के रीजन को जो है वो मार्क नहीं किया गया था। हावेवर पाकिस्तान इस लाइन से NJ9842 से काराकोरम पास तक एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए इस पूरे एरिया को अपना बता रहा था। वहीं दूसरी तरफ इंडियन साइड के अकॉर्डिंग या इंडियन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग इसके नॉर्थ की तरफ यानी कि NJ9842 से साल्टोरो रिज के वेस्ट की तरफ पाकिस्तान का एरिया होना चाहिए था, जिसके नॉर्थ में लिंद्रा कॉल का पॉइंट आता है जो कि इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट भी है। इस रीजन के बीच वाला ये पूरा एरिया जो कि एक बहुत बड़ा और स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से नॉर्थ की तरफ में चाइना की बॉर्डर लगती है और इससे वेस्ट की तरफ में पाकिस्तान है, इसकी वजह से ये एरिया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। हावेवर यहाँ पर जो है कुछ पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ पर कुछ कोई रहता नहीं था, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चला। बट जब ये चीज़ का पता चला इंडियन आर्म फोर्सेस को 1980s में, तो इंडियन आर्म फोर्सेस ने यहाँ पे एक एक्सपीडिशन भेजा यहाँ पर इस एरिया में ये पता लगाने के लिए क्या पाकिस्तान सच में इस एरिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। तो पता चला इस एरिया में पाकिस्तान इस एरिया को अपना बता रहा था और इसकी वजह से इस रीजन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए इंडियन आर्मी ने 1985 के अंदर इस एरिया को कैप्चर करने का फैसला किया, ताकि पाकिस्तान इस एरिया को पहले कैप्चर ना कर ले, एंड इसको ऑपरेशन मेघदूत नाम दिया गया था। 1985 के अंदर ऑपरेशन मेघदूत को अंजाम दिया गया था। ये 1984 से शुरू होकर लगभग 1987 तक चला था, एंड दिस ऑपरेशन इज़ वन ऑफ द मेजर ऑपरेशंस, इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ऑपरेशंस एवर कंडक्टेड इन द वर्ल्ड। सबसे ऊंचाई पर कंडक्टेड ऑपरेशंस है ये वर्ल्ड में। एंड इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग या इस ऑपरेशन के बाद में सियाचिन ग्लेशियर पे जो है वो इंडियन आर्मी का कब्जा है। ऑपरेशन मेघदूत ठीक है, इट वॉज फॉर कैप्चरिंग सियाचिन ग्लेशियर इन कश्मीर। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 13 अप्रैल 1984 एंड इंडियन interpretation of Pakistan territory extended
साल्टोरो रिज के वेस्ट की तरफ में शिमला एग्रीमेंट की लाइन के अकॉर्डिंग, जबकि पाकिस्तान के अकॉर्डिंग ये काराकोरम पास तक थी। इन 1970s और 80s में पाकिस्तान ने यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन एक्सपीडिशंस यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ के लोगों को और अपने लोगों को यहाँ पे पीक्स क्लाइंब वगैरह करने के लिए जो है वो परमिशन दी थी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सामने आई। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, सिल्टोरो रिज कहाँ है और काराकोरम पास वगैरह और सियाचिन ग्लेशियर की स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो कि जम्मू कश्मीर के नॉर्थ की तरफ है। नाउ 1998 न्यूक्लियर टेस्ट। इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे थे एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों को भेजकर ट्रेनिंग वगैरह करवाकर इस तरीके की एक्टिविटीज़ की वजह से जो है वो जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन करवाना और प्रॉक्सी वॉर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इट वाज क्लियर कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से एक प्रत्यक्ष युद्ध यानी कि एक स्ट्रेट वॉर के अंदर जो है वो इंडिया से नहीं जीत सकता था, जो कि इससे पहले के वॉर्स में डिसाइड हो चुका था। बट 1998 के अंदर जब इंडिया ने ऑपरेशन शक्ति इन प्रोक्रन किया तो पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। एक तरीके से उनको भी हाथों हाथ मजबूर होना पड़ा छगाई हिल्स के अंदर जो कि अफ़गानिस्तान बॉर्डर से लगता हुआ एरिया है। यहाँ पर पाकिस्तान ने भी छगाई 1 छगाई 2 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे और इसके बाद में बोथ कंट्रीज़ बिकेम न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़। वर्ल्ड में ओनली 4 कंट्रीज़ आर प्रेजेंटली देयर जिनने जो है न्यूक्लियर पावर केपेबल कंट्रीज़ हैं, बट दे हैव नॉट साइंड दी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी पे साइन नहीं किए हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर बनने के बाद में इन दोनों कंट्रीज़ की राइवलरी को लेकर वर्ल्ड में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इश्यूज रेज किए कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर होती है तो इट कुड रिजल्ट इनटू अ न्यूक्लियर वॉर एंड थर्ड वर्ल्ड वॉर ऑब्वियसली। एंड इसकी वजह से इन दोनों कंट्रीज़ के न्यूक्लियर टेस्ट होने के बाद में ये और ही भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन गया। नेक्स्ट, इंडिया ट्राइड टू ईज डाउन द टेंशन। इंडिया की तरफ से अपनी तरफ से एक पहल की गई कि किस तरीके से जो है वो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए, इससे पहले जो कंडीशन चल रही थी और साथ ही साथ जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे उसके बाद जो टेंशन बढ़ गई थी उसको देखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो है 1999 के अंदर बस सर्विस शुरू की। लाहौर खुद जो है वो बस लेकर गए थे एंड इट वाज अ वेरी गुड आइडिया फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयी। एक तरीके से बहुत साल बाद जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में दोस्ती की कोशिश फिर से की गई थी एंड इस टाइम पे नवाज शरीफ वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड दोनों तरफ से इसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया था। हैवर पाकिस्तान मिलिट्री इस चीज़ के बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं थी और इसका रिज़ल्ट जो है वो थोड़े दिन के अंदर ही हमको देखने को मिला। 1999 के अंदर ही पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो है वो कू किया, यानी कि तख्ता पलट किया, सत्ता अपने हाथ में ले ली और ख़ुद प्रेसिडेंट बन गए। और इन्होंने जो है वो कारगिल के अंदर लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को जो है वो कबाइलियों के भेष के अंदर वापस, जैसा उन्होंने पहले कश्मीर के लिए शुरुआत में किया था वैसा ही कुछ करके जो है वो भेज दिया। और कारगिल वाले एरिया के अंदर जो लोग थे उनको जो है वो पीक्स पर या फिर स्ट्रेटेजिक पोजीशंस के ऊपर जो है वो बंकर बनाकर बैठा दिया ताकि इंडियन आर्म फोर्सेस या नीचे से आने वाले एरियाज से लोग जो हैं उन पर टारगेट किया जा सके। इससे जम्मू कश्मीर के नॉर्थ की तरफ जाने वाला जो लेह लद्दाख हाईवे है उसका जो कारगिल से होकर गुजरता है उसको एक तरीके से ब्लॉक कर दिया गया और इससे इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली थी। इसको कारगिल वॉर के नाम से भी जाना जाता है। 1999 के अंदर इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय कंडक्ट किया था, जो कि विजय दिवस भी मनाया जाता है। 26 जुलाई को जो है वो विजय दिवस मनाते हैं, ऑपरेशन कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में। एंड एयरफोर्स ने इसके लिए ऑपरेशन सफेद सागर कंडक्ट किया था एंड दिस वाज द लास्ट मिलिट्री ऑपरेशन और डायरेक्ट वॉर इंडिया हैज़ फेस्ड फ्रॉम पाकिस्तान साइड। नेक्स्ट आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्रॉक्सी वॉर और अप्रत्यक्ष युद्ध जिसे आप कह सकते हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से है, जिसमें पाकिस्तान ने कोशिश की कि किस तरीके से इंडिया की ऊपर या इंडिया के अंदर जो आतंकवाद फैलाने वाले लोग हैं या एलिमेंट्स हैं उनको जो है वो सपोर्ट किया जाए। इसका एक एग्जांपल है IC-814 फ्लाइट, इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814। दिस वाज इन 1999 ओनली
इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 814 जो काठमांडू से दिल्ली आ रही थी, उस फ्लाइट को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया, और इसमें जो है वो आईएसआई का रोल था। आईएसआई ने इन लोगों को हेल्प किया था। इसमें जो लोग आज़ाद हुए थे या जिनको पैसेंजर्स को छोड़ने के बदले में इंडियन गवर्नमेंट को रिहा करना पड़ा था, छोड़ना पड़ा था, उसके अंदर मौलाना मसूद अज़हर, मुश्ताक अहमद जरगर, अहमद उमर, सईद शेख, ये मुख्य आतंकवादी थे, जिसमें मौलाना मसूद अज़हर तो बहुत ही ज़्यादा मेजर थ्रेट निकला आगे जाकर इंडिया के लिए। चाहे आपके पार्लियामेंट अटैक्स हों, चाहे आपका मुंबई अटैक हो, और चाहे लश्कर तौयबा वगैरह, इन सब जो आतंकवादी संगठन जम्मू कश्मीर में एक्टिव हैं, इन सब में भी इनका एक्टिव रोल है। तो ये बात भी एक बहुत मेजर इंसिडेंट है, जिसके अंदर तालिबान फोर्सेस की हेल्प से जब ये फ़्लाइट काठमांडू से दिल्ली के लिए जा रही थी, तो वहाँ पे इसको हाईजैक कर लिया गया, और उसके बाद इसको जो है वो अमृतसर में उतारा गया। अमृतसर से जब ये फ़्लाइट गई तो पाकिस्तान पहुँची। पाकिस्तान फोर्सेस ने वहाँ पे कोऑपरेट करने से मना किया, जिसके बाद ये फोर्सेस यूएई पहुँची। यूएई के बाद में वहाँ से इस फ़्लाइट को उड़ाकर जो है वो अफ़गानिस्तान में ले जाया गया। अफ़गानिस्तान में तालिबान का सपोर्ट था। तालिबान का ये लोग जो हैं वो तालिबान से अफिलिएटेड थे, और आईएसआई इनको सपोर्ट कर रही थी, और इसकी वजह से ही ये सारा इशू हुआ था। और जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट को इन सब आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था, जिसका आगे जाकर हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। टेररिस्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा रीसेंट टाइम्स के अंदर या काफ़ी ज़्यादा इसके बाद में बढ़ गए थे। पार्लियामेंट अटैक्स 2001, मुंबई अटैक्स 2008 आर सम ऑफ द मेजर अटैक्स ऑन इंडिया। और इसके बाद में एंड है अभी रीसेंट गवर्नमेंट के आने के बाद नरेंद्र मोदी ने फिर से कोशिश की थी कि पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है नवाज शरीफ की, उनके साथ जो है बातचीत बढ़ाई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑल्सो वेंट, पीएम नरेंद्र मोदी ऑल्सो वेंट टू नवाज शरीफ की रिश्तेदार की शादी में भी गए थे। एंड इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशन सुधरेंगे ऐसा लग रहा था, बट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट फॉर टेररिस्ट कैंप्स, पुलवामा, उरी एंड अदर अटैक्स के बाद में इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस हैं वो अभी वर्स्ट सिनेरियो में चल रहे हैं। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो MFN स्टेटस जो इंडिया ने सभी कंट्रीज़ को दिया हुआ है, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो सभी देशों को दिया हुआ है इंडिया ने, वो सिर्फ पाकिस्तान से ले लिया है। एंड इसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी रिलेशंस इतने ख़राब है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड बिल्कुल बंद है। This was the total crux and summary of the Indo-Pakistan relations. If you have any questions, any queries, please write in the comment. If you want me to make some other videos on other topics, please mention in the comment as well. You can reach out to me on Telegram. You can reach out to me on Facebook. You can reach out to me on my number as well. सो टेलीग्राम पे आप जो है HVS0 मेरी आईडी है, इस पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी अपनी क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हैं। एंड आई कैन हेल्प यू इफ़ इन एनी वे पॉसिबल, देन इट वुड बी ग्रेट। अगर आप चाहते हैं कि और भी कोई टॉपिक है जो कवर करूं, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट, एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग अ न्यू टॉपिक और वीडियो एवरी वीक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।